नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 शहरी जीवन यापन के स्वरूप, जो कि ये क्लास 6 का सिविक्स है। और हम जो राजनीतिक शास्त्र अर्थात जो पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, जो कि ये बुक हम बिहार बोर्ड का स्पेशल बीटीबीसी पढ़ रहे हैं, जिसको एससीईआरटी बोला जाता है। जो कि ये क्लास 6 के लिए इम्पोर्टेंट ही है। साथ ही साथ बिहार के जितने भी, चाहे बीपीएससी एग्जाम हो या बीएसएससी एग्जाम हो या बिहार पुलिस हो या अन्य बिहार का जो कोई भी एग्जाम हो, वहाँ आपको जो कि क्लास 6 टू जो 10th या 11th 12th जो पूछा जाता है, इसी जो कि एससीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है, जो कि सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम इस बुक जो आज हम बुक शहरी जीवन यापन के स्वरूप जो पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ इसका जो नोट्स और जो कुछ एक्स्ट्रा इसमें जो भी मिलेगा, इम्पोर्टेंट जो फैक्ट निकलेगा, तो हम उसको अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का, जो कि अध्याय 3 शहरी जीवन यापन के स्वरूप। हम इससे पहले जो पढ़े हैं कि गाँव में किस प्रकार जीवन यापन जो होता है, उसके बारे में पढ़े हैं, उसका नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। जो कि चैप्टर 1 की जो विविधताओं वाला जो चैप्टर पढ़े हुए थे, उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हुए हैं। तो चलिए हम आगे, हम जो कि शहरी जीवन यहाँ पर पिक्चर के थ्रू आप देख रहे हैं, ये जो कि शहर का पिक्चर है। और ये शहर जो कि ये पटना का जो कि पिक्चर शायद है। यहाँ पर लिखा शहर जो है, अब ये कहाँ का है नहीं पता। ये बहुत पुराना, ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये 19-21 सेशन का जो कि यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पे जो यहाँ पर 19-21 का कौन सा सेशन का है, 19-20 का, सॉरी 19-20 का ये जो बुक है, 2019-20 का, तो इसलिए बहुत पुराना बुक है। तो यहाँ पे बात करें तो ये शहर का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसमें शहर में यहाँ पे मॉल से लेकर अनेकों जो है आप दुकान देखते हैं। तो हम शहरों में किस प्रकार से जीवन यापन हो पाता है, उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछले अध्याय में ग्रामीण जीवन यापन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में देखे थे, कि गाँव में किस प्रकार से वहाँ लोग अपना जीवन यापन करते हैं। वहाँ के किसानों के बारे में पढ़े थे, साथ ही साथ जो मजदूरों के बारे में पढ़े थे। गाँव के लोग कौन कौन से कार्य करके अपनी आजीविका आजीविका मतलब जो जीवन यापन, जहाँ अपने परिवार को जो पोषण पालन कर पाते हैं, वही आजीविका हुआ। जैसे कोई भी कार्य करके जो अपने फैमिली को चला पाते हैं, आजीविका जीवन यापन करना ही आजीविका कहलाता है। इस अध्याय में हम शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन यापन के बारे में जानेंगे। भारत में 5,000 से जो है यहाँ पर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर देख रहे हैं, भारत में जो है 5,000 से ज्यादा शहर और कई महानगर है। तो भारत में लगभग 5,000 से ज्यादा शहर है और महानगर। अब यहाँ बात है कि महानगर ये क्या होता है। तो महानगर की बात करें तो शहर का ही बहुत बड़ा रूप महानगर कहलाता है। नहीं समझ में आया? तो शहर का ही जैसे बात करें, पटना एक शहर है। लेकिन महानगर जैसे मुंबई की बात करें, जो कि महानगर हुआ। इसी तरह आपको कोलकाता की बात करें, महानगर है। तो बेंगलोर महानगर है। तो महानगर और शहर में थोड़ा मतलब यहाँ पर इसको देखिए कि इन महानगरों में जो है 10 लाख से भी ज्यादा के लोग मतलब निवास करते हैं। यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट हम कर देते हैं। तो महानगर में क्या है, महानगर में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं, तो उसी को महानगर कहते हैं। 10 लाख से अधिक लोग जहाँ रहते हैं, उसको महानगर कहते हैं। शहर में जिंदगी कभी नहीं रुकती है। चलो एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपना व्यवसाय में लगे हुए हैं? वे अपना जीवन यापन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिल पाते कि नहीं? आप शहर में जाइएगा, कभी घूमे होंगे शहर में, तो वहाँ जो कि एक एक समय, एक एक सेकेंड लोगों के लिए बहुत कीमती होता है। आप जाएंगे जैसे महाराष्ट्र, आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में देखिएगा, जो प्रत्येक सेकेंड में, दिल्ली स्टेशन की बात करें, प्रत्येक मिनट में जो कि जो ट्रेन आता है और जाता है, वहां लोगों के पास समय नहीं है। आपको बता दें कि वहां आप जो कि जाइएगा शहर में, मार्केट में इधर जाइएगा, आपको कोई ठोकर मार देगा तो वहां कोई उठाने भी नहीं आएगा, है ना। यहाँ मदद करना मतलब बिल्कुल मदद नाम की चीज शहर में नहीं है। बहुत अपने आप में बहुत बिजी है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो गाँवों में बात करें, बिना मतलब का जो है देखिए जीवन का आनंद गांव वाले ही लेते हैं, है ना। हम आगे
जो कि चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे जो शहर में लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, वहाँ रोजगार है कि नहीं, या अपना व्यवसाय करते हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। या बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। वैसे भी जितने भी देखिए, हम कभी भी जो कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एग्जाम की तैयारी करते हैं तो स्पेशल जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, जैसे बिहार में रह रहे हैं तो बिहार का मैप आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, साथ ही साथ इंडिया की मैप जरूर याद होना चाहिए, है ना। ताकि कोई भी जो है, कम से कम ये स्टेट कौन सा कहाँ है, अब बिहार में है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, ये तो बिना मत जो कि बिना देखे भी आपको याद होना चाहिए। तो बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ जो कि लाखों लोग रहते हैं। यह बहुत बड़ा शहर है। पटना क्या है? पटना एक बहुत बड़ा शहर है। बिहार का राजधानी है तो शहर भी होगा है। मैं अक्सर यहाँ आती जाती रहती हूँ, लेकिन रहने का मौका बहुत ही कम मिलता है। यहाँ मेरे मामा रहते हैं। एक बार मेरे भाई बहन के बहुत जिद करने पर मैं यहाँ रुक गई। तब मुझे पटना शहर और वहाँ के लोगों को जाने का मौका मिला। यहाँ पर कोई जो है लड़कियां है, तो यहाँ पे जो कि अपने बारे में ये परिचय ये दे रही है। बात करें, अब हम जानते हैं फुट जो फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले लोग, जिसको सड़क किनारे वाला, जो सड़क किनारे जो आप देखते हैं फल का दुकान या सब्जी की दुकान या कोई सैलून, या कोई भी जो कि आप फुटपाथ पर देखते हैं कपड़ा बेचते हुए, तो ये जो फुटपाथ पर देखते हैं वह शहर में ज्यादातर ये देखने को, जैसे आप दरभंगा चले जाइए तो दरभंगा, पटना में तो अभी जो अतिक्रमण को दूर हमेशा करवा दिया जाता है, लेकिन सब सभी जगह यही हाल है। तो देखिएगा कि रोड किनारे, शहर किनारे, जो रोड साइड साइड में दोनों तरफ से बहुत सारे दुकान लगे रहते हैं, उसी को बोलते हैं फुटपाथ या पटरी वाले दुकान। हम सुबह ही घर से निकल गए थे। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफी चहल पहल थी। सब्जी एवं फल बेचने वाले लोग जो अपने ठेले पर सब्जी एवं फल सजा रहे थे, तो वहीं सब्जी और फल वाला घर घर बेचने के लिए अपना ठेला लिए जा रहा था। वहीं एक महिला बेचने के लिए टोकरी में कुछ पूजा सामग्री लेकर जा रही थी। तो ये शहर में है, क्योंकि शहर के में लोगों के पास तो समय नहीं रहता है, तो वह चाहता है कि जल्दी से हम कहाँ जाए और मुझे वह सामान जल्दी जल्दी से उपलब्ध हो। तो इसलिए वह जैसे सब्जी खरीदने के लिए वह मार्केट नहीं जाएगा, बल्कि सब्जी वाले यही खुद उसके घर पे जाएंगे सब्जी देने के लिए, पेपर वाले जाएंगे पेपर पहुंचाने के लिए, क्योंकि समय का वहाँ बहुत अभाव रहता है। सब जो कि 2 से 3 ड्यूटी अधिकांश करता है, मतलब जैसे 24 घंटा में बात करें तो वह 18-18 घंटा वर्क करते हैं। तभी देखिएगा शहर में काफी लोग सक्सेस रहते हैं। शहर के दूसरी तरफ एक व्यक्ति टेबल पर कई तरह के अखबार बेच रहे थे, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अखबार विक्रेता। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे तो कुछ लोग खरीद कर ले जा रहे थे। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरा हुआ हॉर्न बजाता हुआ गुजर रहा था। वहां यहाँ तक की बात करें, शहरों में जब अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए, जैसे ठेला या रिक्शा, या जो कि बात करें टैक्सी या स्पेशल स्कूल का बस, उसमें लगा देता है। क्यों? लोगों के, उसके पेरेंट्स के पास समय नहीं रहता। पास में एक पेड़ था जिसके निकट एक मंदिर था। पेड़ के नीचे मोची, जो जूता सिलाई करने वाले होते हैं, वह मोची अपने टीन के बक्से से सामान निकाल रहा था। पास में जो कि नाई अपना काम शुरू कर चुका था। थोड़ी दूर पर एक सैलून भी था, जहां कुछ नौजवान दाढ़ी बनवाने का एवं केस कटवाने के लिए जा रहे थे। सड़क के किनारे बैठा नाई कम ही पैसों में दाढ़ी बना देता था। बात करें, वही सड़क में यहाँ पर नाई को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सस्ता में और जल्दी बना देता है। अब वह जाइएगा सैलून में तो वहां थोड़ा ज्यादा प्राइस लेगा आपको, जो कि ज्यादा सुविधा प्रोवाइड करेगा तो ज्यादा पैसा लेगा ही। जैसे आप कपड़ा ही पहनते हैं, जैसा क्वालिटी वैसा दाम। सेम इसी तरह सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक व्यक्ति ठेला पर तरह तरह के बर्तन, जैसे बात करें तो थाली, कटोरी, चाय छन्ना, मतलब जिसको चाय, मतलब चाय जिससे निकालते हैं, कप आदि बेच रहा था, जिसे हम लोग पराया इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जो स्वरोजगार में लगे, स्वरोजगार मतलब वह खुद का रोजगार। जैसे बात करें, जो आप फुटपाथ पर जो लोग देखते हैं, तो वह स्वरोजगार ही अपने आप को स्वयं रोजगार दे रहे हैं ना, स्वयं रोजगार मतलब है उस लोगों के पास। भले उसको कम रुपया इनकम हो, लेकिन वह खुद का जो कि अपना, जो कि मालिक बनकर अपना अपने आप में रहता है। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, उन्हें
अपना काम स्वयं ही संभालना पड़ता है। वे स्वयं योजना बनाते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन किन चीजों को हमें लाना है, क्या बेचना है, माल कितना खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, अपनी दुकान कहाँ लगाना है, ये सभी खुद वह योजना बनाते हैं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। कभी वे सड़क के किनारे चादर या चटाई बिछाकर दुकान लगा देते हैं, तो कभी खंभों पर तिरपाल मतलब जो प्लास्टिक होते हैं ढक, ताकि उसको बरसात में भींगे नहीं, या गर्मी में जो कि ज्यादा गर्मी न लगे, सामान खराब ना हो, प्लास्टिक चढ़ाकर वह दुकान लगाते हैं। ये रोज खरीदते हैं तथा रोज बेचते हैं। जो इनका मतलब जो रोज जैसे सामान, आज हम मान लीजिए 500 का दुकान जो सामान लाए, तो हम 500 का सामान लाए तो रोज वह सामान लाएगा, रोज बेचेगा। जैसे सब्जी वाले को देखे, रोज सामान लाएगा, रोज बेचेगा, फिर लाएगा। ये फुटपाथ पर बचने, क्योंकि उसके पास तो वह ज्यादा रुपया पैसा वाले है नहीं बेचारा, और वह अपना उसके पास अपना गोदाम नहीं है, उसके पास यहाँ तक रहने के लिए रूम भी नहीं रहता है कि वह सामान अपना रूम में रखे। तो यही सब बात होता है। इनकी कमाई कम होती है, इनकी आय मजदूरों जैसी होती है, पर ये अपना व्यवसाय खुद चलाते हैं। इन सभी व्यापारी को, जो कि पटरी वाला व्यापारी कहा जाता है, पटरी वाला व्यापारी नहीं समझे, जो सड़क किनारे जो बेचता है ना, उसी को बोला जाता है पटरी वाला व्यापारी। ये व्यापारी सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रहकर अपना सामान बेचते हैं। ये अपनी दुकान ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां खूब भीड़ रहती है। इनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं दैनिक उपयोग की होती है, मतलब इनके पास वैसा वस्तुएं जो ज्यादातर लोगों को काम आवे, ज्यादातर लोग है ना, उनको जल्दी मिल जाए, जल्दी से उपलब्ध हो जाए, वो दैनिक उपयोग की ही ज्यादातर वस्तु वह रखता है। सस्ते दामों पर बेचने वाला जो वस्तुओं को रखता है। ग्राहकों के लिए इनमें सामान खरीदना बहुत आसान होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं आते जाते हैं तो प्राय ये रास्ते के किनारे ही बैठे होते हैं, और बिना अधिक समय व्यय किए हम आसानी से मनपसंद का सामान खरीदते हैं। इनके पास जाते हैं तो हम लोग यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई सामान हमें 400 का है, तो उसको हम अब 300 में दे दीजिए ना, 200 में दे दीजिए ना, इस हिसाब से अपना जो है दाम कम करवा के ले लेते हैं। भैया बड़े दुकान में जाइएगा, यही प्रोडक्ट आपको जाइएगा दुकान में, तो वहां आपको 400 की जगह वहां 500 का स्टिकर लगाकर बेचेगा, सेम प्राइस। अब वहां पर लिखा रहेगा एक दाम, है ना, और आप वापस भी नहीं कर सकते हैं। तो यही बात है। तो इसीलिए ज्यादातर जो है हम लोगों को भी जो सड़क किनारे वाले जो लोग होते हैं, बेचने वाले ठेले वाले होते हैं, उनसे सामान कोशिश करना है खरीदने के लिए, क्योंकि वह रोज जितना सामान बेचते हैं उतना घर में उन लोगों का खर्चा है। ठेले वाले जो चीजें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके जो परिवार वाले बनाते हैं। बात करें जो जैसे ठेले वाले लोग की बात करें, जैसे कपड़े ही, तो जैसे गर्मी में ठंडी की बात करें तो स्वेटर की बात करें, ज्यादातर लोग अपने बनाते हैं घर ही पर, उनके जो फैमिली जो परिवार के लोग बनाते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो सड़कों पर जो गुपचुप वाले, समोसे वाले, चाट वाले, भूंजा वाले, ये सभी क्या अपने घर में ही बनाते हैं और वह बेचते हैं, या ज्यादातर घर पर ही तैयार किया जाता है। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती। लेकिन ये है कि ये सब दुकान जो है अस्थायी होते हैं। मान लीजिए कोई नेता का गाड़ी आ रहा है, तुरंत आएगा पुलिस, सबको मारकर हटा देगा, तोड़ फोड़ देगा, जबरदस्ती कुछ कर लेगा। कोई भी पुलिस वाले आएगा, उससे 50 रुपए 100 रुपया मांग लेगा, 500 रुपया मांग लेगा, तुम मुझे पैसा दो तब तुम्हें दुकान लगाने देंगे, मतलब इस हिसाब से है। तो यहाँ पे अब इसमें जो फुटपाथ पर मतलब जो बेचने वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों के भी गलती होता है। गलती क्या होता है कि वह जो रोड किनारे, मान लीजिए ये रोड है, तो आप रोड है तो रोड के साइड में आप लगाइए, इधर लगाइए या इस साइड लगाइए। आप बीच रोड पर आप निकाल कर बैठ जाइएगा दोनों तरफ से, तो रोड जाम हो जाएगा, मतलब गलत जाम की स्थिति हो जाता है। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती। पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं। उनको अक्सर दुकान हटाने के लिए कहा जाता है। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग जो है वह फुटपाथ पर या ठेला का सामान बेचते हैं। बहुत सी जगहों पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, लेकिन कुछ संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी, और यातायात एवं लोगों को जो आवागमन की सहज रूप से, मतलब जो आने जाने में बहुत सारे समस्या भी होता है, लेकिन कहाँ जाएगा बेचारे के पास रहने के लिए न जगह है, कहाँ बेचेगा, अपने परिवार को कैसे चला पाएगा। तो उन लोगों को भी दोनों तरफ की बात होता है, एक तरफ से देखने से नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है
प्रश्न है कि किन आधार पर कहेंगे कि जो फुटपाथ पर जो या पटरी पर काम करने वाले लोग स्वरोजगार में लगे होते हैं, है ना, किस आधार पर कहेंगे? तो आप बताइए, आप इसका जवाब जरूर मुझे बता सकते हैं। आप अपने खुद ये सोचने की कोशिश कीजिए। अपने आसपास के फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाले किसी व्यक्ति से पूछ कर बताओ कि उसकी दिनचर्या, जैसे वह फल कहाँ से कब खरीदता है, वह सुबह दुकान कब लगाता है, शाम को कब दुकान उठाता है, मतलब जो है उठाता मतलब यहाँ पर बंद करना जो ठीक नहीं, इसलिए उठाता लिखा, बहुत अच्छा वर्ड है। यानी वे दिन भर में कितने घंटे काम करते हैं, इस काम में उनके परिवार के सदस्य क्या मदद करते हैं। तो ये बात आप कोई भी दुकानदार से पूछ सकते हैं, पता चलेगा कि वह व्यक्ति जो है सुबह छः मतलब हम लोगों से 5 बजे 6 बजे से पहले उठ जाते हैं और अपने दुकान खोलने के लिए तैयार होना, सामान में हमें क्या लगाना नहीं लगाना, क्या कमी है दुकान को पूरा, क्योंकि जो उनका जो फुटपाथ पर लगाने वाले लोग होते हैं, उसको मतलब सामान को वहां उस जगह पर ले जाना, उसको फिर से सजाना लगाना और फिर उसको बेचना, और धूप में रहना या बरसात में रहना, बहुत सारी समस्या जो कि उत्पन्न हो जाता है। बात करें तो यहाँ चलते चलते मैं थक गई और मैं बाजार जाने के लिए उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले कतार में खड़े होकर सवारी का इंतजार कर रहे थे। हमने एक रिक्शे वाले को बाजार जाने के लिए तय किया। ठीक ना, मतलब ये कोई लड़की है अपना जो कि कहानी बता रहा है, और ये जो कि प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा है। अब हम एक यहाँ पर रिक्शा चालक की बात करें जिसका नाम है श्याम नारायण। श्याम नारायण की कहानी हम पढ़े तो यहाँ श्याम नारायण जो एक रिक्शा चालक है, गांव से वह काफी लोग काम की तलाश में शहर आते हैं, उसी में से श्याम नारायण भी एक है। या भभुआ मतलब जो है कैमूर जिले के रहने वाले बिहार के, वह भभुआ जिले का कृषक मजदूर है। उनके पास जमीन नहीं है। गांव में साल भर खेती में मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है। आपको हम जो कि प्रीवियस क्लास में बताए थे, जो ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप पढ़े थे, उसमें जो देखे थे मजदूर है, क्योंकि मजदूर जो खेती किसी के खेती में जाते हैं, तो कोई खेती है जैसे मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं, वह मान लीजिए वह खेती करते हैं, तो जब बुआई का समय होता है उस समय मजदूरों की आवश्यकता पड़ता है, या कटाई होता है उस समय मजदूरों की आवश्यकता पड़ता है, उस बीच में तो मजदूर की आवश्यकता नहीं पड़ता है, तो मजदूर कहाँ से अपना जीवन यापन करेगा, है ना। तो वह अन्य कोई काम जैसे सड़क किनारे कोई दुकान लगा देना, दूसरे लोगों को हेल्प करना, शहर में चले जाना, ये सब करेगा ही तभी उसका परिवार चल पाएगा। तो वही बात है, ये फसल के कटाई बुनाई के समय गांव में काम करते हैं। इस समय इस काम से जो कमाई होती है उससे परिवार का खर्च नहीं चल पाता है, इसीलिए जब खेतों में काम नहीं मिलता तो ये शहर आकर रिक्शा चलाते हैं। मतलब ये जो है रिक्शा चालक की बात करें, श्याम नारायण की बात करें, ये बात बता रहा है। यह इनका प्रतिदिन का काम, किंतु तबीयत खराब होने की स्थिति में कमाई भी नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे, जाते हैं टेम्पो, हमें कहीं आसे पास जाना है तो हमें टेम्पो टैक्सी न लेकर कोशिश करना है रिक्शे चालक से हम जो या जो है मतलब जो आपको लगे, जिन लोगों को हमें मदद की जरूरत है उनको मदद करनी चाहिए। वह तो फ्री में आपसे पैसा मांगता नहीं, वो बेचारा हमें मान लीजिए 50 रुपया है इसका हमें चार्ज, तो 50 रुपये में चाचा हमें या दादा 30 रुपया ले लीजिए, 20 रुपया ले लीजिए, ऐसे में जो कि हम लोग ऐसे कम करवा लेते हैं। ये भी बेचारा इनके पास मजबूरी है अपना, लेकिन मेहनत आप देखिए, मेहनत बहुत लगता है। अब ई रिक्शा का समय आ गया, रिक्शा का जो है अब जो दौर खत्म हो गया है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। अब बात करें तो मैं रैन बसेरा मतलब जो लोगों के लिए जो यहाँ रहने के लिए सरकार व्यवस्था करता है, या अभी बहुत सारे एनजीओ है, वह एनजीओ जो है अभी लोगों के रहने के लिए व्यवस्था करवा देता है। तो रैन बसेरा में रात गुजारते हैं जहाँ लोगों को जो रहने के लिए व्यवस्था है। रोज जो बात करें 150 से 200 इनकी कमाई होती है। अगर इनका अपना रिक्शा नहीं होता तो ये रिक्शा का भाड़ा प्रतिदिन 30 से 35 रुपया रिक्शा मालिक को देते हैं। अभी बात अगर हम दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में जो अभी रिक्शा चालक है वह रोज 50 रुपया भरता है जिसका रिक्शा है, क्योंकि सभी के पास रिक्शा नहीं है। ज्यादातर हम दरभंगा स्टेशन में गए थे तो बहुत सारे रिक्शा चालक से हम एक दिन बात किए हुए थे, तो वहां उसे पूछे आपको क्या क्या समस्या आता है, तो ज्यादातर जो लोग है सीतामढ़ी समस्तीपुर मुजफ्फरपुर के रहने वाले लोग थे। तो इनका कहना था कि हम महीने में कभी कभी 1.5 महीना 2 महीना पर जाते हैं, सोते हैं तो वहाँ रैन बसेरा नहीं है, स्टेशन पर दरभंगा स्टेशन पर सो जाता है, चोरी होने की ज्यादा संभावना रहता है, मार काट से लेकर झगड़ा लड़ाई बहुत सारे होता है। तो वह
बोलता है कि हम जो रिक्शा होता है रिक्शे पर सो जाते हैं। बताइए किस प्रकार से बस होता होगा रिक्शा पर। खाना खाते हैं, होटल में खाना खाता है, वहां भी उसको सही से खाना नहीं मिल पाता है, खराब खाना मिलता है, कम खाना मिलता है, ज्यादा रुपया देना पड़ जाता है। कमाए जो भी उसको 300 से 400 हो पाता है। जिसका रिक्शा है वह 50 रुपया ले लिया। आपको खराब हुआ रिक्शा चलाने में तो आप अपने पैसे से सही करवाइए, मरम्मत कराइए करवाइए। वह मरम्मत जिसका रिक्शा वह जो कि सही करवा कर नहीं देगा। तो ये सब समस्या है। प्रतिदिन जो कि 60-70 रुपया खाने एवं अन्य जरूरतों में खर्च हो जाते हैं। बाकी पैसा ये परिवार के लिए बचा लेते हैं। 20 से 30 दिनों पर एक बार वह परिवार से मिलने गांव चले जाते हैं। इसी पैसा से परिवार का जीवन यापन चलता है। कभी कभी इनके पास घर की महिलाएं महिलाएं भी मजदूरी करके अपना कुछ रुपया कमा लेती हैं। मजबूरी है। अब बात करें इसमें कुछ प्रश्न कि सामनारायण कुछ समय शहर में एवं कुछ समय गांव में रहता है, क्यों? क्योंकि अपना परिवार को पालन पोषण करने के लिए वह शहर में नहीं जाएगा तो वो भूखे मर जाएगा, उसका परिवार भूखे मर जाएगा। श्याम रैन बसेरा में क्यों रहता है? क्योंकि रहने के लिए उसका अस्थायी जगह नहीं है, तो अपना वह रैन बसेरा में ही रहता है। अब बात करें बाजार की, बात करें बाजार में। अब बाजार में आप जाते हैं तो बाजार में देखिए, यहाँ बाजार जब हम बोरिंग रोड पर गए, बोरिंग जैसे पटना में बोरिंग रोड की बात करें तो पटना के बारे में बता रहा है। जब वह बोरिंग रोड बाजार पहुंचे तो दुकानें खुलनी शुरू हो गई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। यहाँ कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान, मिठाई आदि दुकानों की लंबी कतार थी। हम लोग एक रेडीमेड कपड़े के शोरूम में गए। वहां से मुझे कुछ कपड़े लेने थे। या 3 मंजिल जो मंजिला शोरूम था और हर मंजिल पर अलग अलग प्रकार के कपड़े थे। बाजार में ही एक दो डॉक्टर की क्लिनिक भी थी, वहां भी लोगों की भीड़ थी। अब बात करें, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कपड़े की दुकान देख रहे हैं, ये सब है गांवों में। अब तो धीरे धीरे वह भी विकसित होता जा रहा है। बड़ी दुकान की बात करें, मैं अपने मामा जी के साथ एक बड़ी दुकान पहुंची और वहां बैठे दुकानदार से बात करना शुरू किया। उसके बारे में जानना चाहा। उसी में दुकानदार है यहाँ पर प्रमोद नाम का, जो आप देखे हैं दुकान, उसमें प्रमोद नाम का व्यक्ति है। पहले मेरे पिताजी व चाचा एक छोटी सी दुकान मतलब चलाते थे। मतलब प्रमोद बोला, दुकानदार बोल रहा है। जो पहले पिताजी चाचा जो है वो छोटे से दुकान चलाते थे। रविवार और त्योहार के अवसर पर मैं अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता था। अपनी स्नातक तक की पढ़ाई, पूरी स्नातक मतलब जो बीए तक की पढ़ाई, या मतलब जो है ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने भी काम करना शुरू किया। इस समय मैं अपनी पत्नी अंशु के साथ यह शोरूम जो है चलाता हूँ। अब ये प्रमोद नाम का व्यक्ति अब दोनों पति पत्नी मिलकर जो शोरूम अपना चलाता है दुकान। जो अंशु बात करे वह प्रमोद की पत्नी है। हमने कुछ साल पहले शोरूम जो कि खोला है वही कपड़े का। मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ, वह मतलब खुद ये ड्रेस बनाती है अंशु। मैं इसके साथ बोटिंग भी चलाती हूँ। बोटिंग मतलब वही मशीन समझ लीजिए। मैं इसी की पढ़ाई की बात करें, पढ़ाई की हूँ। आजकल युवा वर्ग तथा बच्चे आकर्षक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसको ध्यान में रखकर हमने रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजाकर यह शोरूम खोला है। अब बात करें तो हम अपने शोरूम के लिए माल दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद से मंगवाते हैं। ज्यादातर जो माल है वह महाराष्ट्र से, अहमदाबाद या दिल्ली, अभी बात करें पटना, सभी जगह से जो जो ज्यादातर सामान मंगाते हैं। अभी कोलकाता की बात करें, कोलकाता से। तो कभी कभी कुछ कपड़े विदेशों से भी मंगवाना पड़ जाता है। शोरूम के प्रचार प्रसार के लिए हम विज्ञापन भी देते हैं। आप जो प्रचार प्रसार, जो एडवर्टाइजमेंट अभी सुनते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन का समय है, बहुत सारे कोई भी सोशल मीडिया पर जाइए प्रचार प्रसार करते हुए, प्रचार प्रसार जो है वहाँ शोरूम से भी वह करता है। अब बात करें तो इससे हमारे व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इससे हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो गया है। हमने एक कार भी खरीद लिया। बताइए, वह शहर में यही होता है, जमीनें खरीदना, घर खरीदना, जो कार गाड़ी खरीदना, और मकान भी बनवाया है जो बाजार से कुछ दूरी पर है। प्रमोद और अंशु जैसे बहुत सारे लोग जो शहरों में अपनी दुकानें चलाते हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीजें बेचते हैं। ज्यादातर व्यापारी अपने दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरों की नौकरी नहीं करते, बल्कि दूसरों को नौकरी पर रखते हैं। जैसे मैनेजर हुआ, सहायक के पद पर हुआ, गार्ड, साफ सफाई कर्मचारी आदि को रखते हैं। आप शहर में जाइए तो यही सब लोगों को
जो ज्यादातर बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान के लोग जो है, महाराष्ट्र, मुंबई, दिल्ली, यहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहाँ काम मिल जाता है। कुछ लोग दुकान किराए पर लेते हैं। इन्हें दुकान का मालिक कभी भी दुकान खाली करने के लिए कहा जाता है, किराया बढ़ाने के लिए बात बोल देता है, बहुत सारी बात होता है। इनकी सुरक्षा अपनी दुकान वालों से कुछ कम नहीं होती, लेकिन इनकी भी कमाई अच्छी होती है। ये दुकानें पक्की होती है, इनके पास नगर निगम के लाइसेंस भी होते हैं। नगर निगम के अनुसार इनकी दुकान सप्ताह में एक दिन बंद होती है। उदाहरण के लिए बात करें तो कुछ बाजार की दुकान रविवार को, कुछ सोमवार को, कुछ मंगलवार को बंद रहती है। इन बाजारों में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी होती हैं। जैसे कुरियर की बात करें या पीसीओ मतलब फोन की बात करें या फोटो स्टेट की बात करें, आदि की सुविधाएं भी शहर में सभी जगह होती हैं। देख रहे हैं कि प्रश्न, जो बाजार में सामान बेचते हैं, जो सड़कों पर सामान बेचते हैं, उनमें क्या अंतर है। तो अब बताइए, प्रमोद और अंशु ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की, उनके पास दुकान चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। अब यहाँ फैक्ट्री की बात करें, बहुत लंबा जो कि चैप्टर है। मुझे हाथों की कढ़ाई वाला एक चादर खरीदना था। वह लड़की बोल रही है, मतलब कढ़ाई वाला। मेरी बहन ने कहा चलो मैं तुम्हें आकांक्षा के पास ले जाती हूँ, वो बहुत अच्छी कढ़ाई करती है। इसी तरह की एक फैक्ट्री मतलब कपड़ा मिल में काम करती है। यह फैक्ट्री शहर के एक कोने में था। हम लोगों ने कुछ दूरी रिक्शा से तय किए, स्टैंड से बस लेकर फैक्ट्री के लिए चले। बस में काफी भीड़ थी। उस फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत सारे लोग इसी बस पर थे। कुछ देर बाद बस एक मोड़ पर ठहर गई। मोर बहुत सारे लोगों का झुंड दिखाई दे रहा था मोर पर, मतलब जहां बस रुका वहीं। उनमें से कुछ खड़े थे और कुछ दुकान के बाहर बैठे थे। कुछ लोग स्कूटर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर उनसे बातचीत कर रहे थे। मेरी बहन ने बताया कि यह जो लेबर चौक है, लेबर चौक जहाँ लेबर मिल जाता है आसानी से, है ना। लेबर चौक जैसे शहर में जाइएगा तो आपको लेबर लेना है, जैसे घर बनवाने के लिए या कोई भी कार्य करवाने के लिए, तो लेबर चौक पर जाइएगा तो वहां आपको लेबर आसानी से मिल जाएगा। ये प्रतिदिन काम करने वाले मजदूर या मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते वहां मजदूरी करते, कुछ घरों या दुकानों में रंगाई पुताई का भी काम करते, कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे काफी अनियमित मजदूर शहर में मिलता है। ये मजदूर जो होते हैं लेबर चौक पर, कभी कभी इसको तो काम तक नहीं मिल पाता है। मान लीजिए अब ये देख रहे हैं लेबर चौक पर लेबर खड़ा हुआ है, ये सब लेबर खड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति जाएगा, अब जिसको कोई काम करवाना है, मान लीजिए 5 गो को है तो 5 गो गया, अब बच गया तो वह तो बेचारा ऐसे रह गया, उनको एक दिन का खर्चा जो कि नहीं मिल पाया। नहीं समझ में आया। तो यही बात होता है मजदूर में। कुछ देर में हम लोग फैक्ट्री पहुंच गए। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ इस में बहुत सारे लोग लगे हुए थे, क्योंकि फैक्ट्री में एक लोगों से नहीं चलता है फैक्ट्री, जहाँ लगभग 200 400 500 लोगों की जरूरत होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस काम में इतने लोग लगे हुए हैं। छोटे छोटे काम व्यक्तियों में बटे हुए हैं, या हाथ और मशीन दोनों से काम हो रहा था। कुछ लोग नाप कर कपड़े काट रहे थे, कुछ पढ़ाई कर रहे थे, कुछ में डिजाइन छाप रहे थे, कुछ पैकिंग में लगे हुए थे। जिस तरह कढ़ाई का काम हो रहा था, वहां हम लोगों ने नजर दौड़ाई तो आकांक्षा वहीं अपने काम में लगी हुई थी। जब मेरी बहन ने उसे आवाज दी तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरा परिचय पूछा, मैंने परिचय देते हुए आने का कारण बताया। वह हम लोगों को एक कमरे में ले गई जहां चादर तैयार करके रखी जा रही थी। आकांक्षा ने मुझसे कुछ दिनों का समय मांगा और चादर का कढ़ाई करने का वादा किया। मतलब एक तरह से समझिए ये स्टोरी ही है। आकांक्षा चादर बनाने वाले एक बड़े कारखाने में काम करती। जिस कारखाने में वह काम करती वहां से चादर बड़े बड़े थोक एवं खुदरा व्यापारियों के यहाँ जाता। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर कई शहरों में इनके चादर बेचे जाते थे। देखिए कोई फैक्ट्री चलाता है तो अब उस जगह पर ही नहीं ना बेचा जाता है, दूसरे जगह भी ट्रांसपोर्ट होगा। दिसंबर से अप्रैल तक आकांक्षा पर काम का बोझ बहुत ज्यादा रहता, क्योंकि उस समय बाहर से इनके द्वारा बनाए गए सामान की मांग ज्यादा होती है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात में 8 बजे तक वह काम निपटा पाता है। वह सप्ताह में 6 दिन काम करती, और किंतु जब काम जल्दी का होता तो उसे
रविवार को भी काम करना पड़ता था। मतलब उसको सप्ताह में 6 दिन काम करना भी पड़ता था, और जो जिस दिन छुट्टी होता था, और तो उस दिन भी उसको बुला लिया जाता, क्योंकि उसको 6 दिन काम करवाया जाता था, एक दिन छुट्टी जो भी मिलता, अब ज्यादा काम आ गया तो उसको स्पेशल रविवार को भी बुला मतलब लेता था। उसे एक दिन काम करने के लगभग 100 रुपये मिलते थे, और जो एक्स्ट्रा काम जैसे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कर दिया तो उसको 50 रुपये देर तक काम करने को ही मिलता था। कुछ ही कारीगर ऐसे हैं जिन्हें अस्थायी रूप से रखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम जॉब करते हैं, तो मान लीजिए या हम अपने फैक्ट्री चलाते हैं, तो कोई भी अब मान लीजिए 50 गो हम जो है मजदूर को रखे हुए हैं, तो 50 गो मजदूर में से हम उसमें से मुश्किल से को लगभग 5 से 10 मजदूर को ऐसे रखेंगे जो अस्थायी तौर पर है। बाकी जो है मान लीजिए इनकम नहीं हुआ, तो इनकम फैक्ट्री नहीं चलता है, तो सबको रखेंगे तो हमें सबको सैलरी देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हम जो अस्थाई जो है उस जिसको अस्थायी तौर पर रखे हुए हैं, मतलब परमानेंट रखे हुए हैं, उसको तो ठीक है, बाकी को रखे हुए हैं तो नहीं हमारा फैक्ट्री चल रहा था, हम उसको क्या करेंगे, कुछ समय के लिए हटा देंगे, बोलेंगे आप जाइए दूसरा जगह ट्राई कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी बात होता है। तो यही बात है यहाँ भी। आकांक्षा जैसे बहुत सारे कारीगर को बरसात में कार्य मुक्त कर दिया जाता है। करीब 3 से 4 महीने के लिए उनके पास काम नहीं रहता है। आप समझिए कि ऐसे मजदूर जिसको बाहर निकाल दिया गया, जहां उसको मान लीजिए कि जब फैक्ट्री चला तो ठीक है, रख लिया, और जब नहीं चला तब उसको निकाल दिया, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? अब किसी दूसरे तलाश में, मतलब काम के तलाश में जाएगा, वहां ढूंढेगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वापस चला आएगा। आप देखिए ज्यादातर हम बोले तो देखते हैं कि जो बिहार से जो अधिकांश जो लोग जाते हैं अन्य राज्यों में, वहाँ कभी-कभी ऐसा होता है कि काम नहीं मिलता है। नहीं काम मिलने के कारण वह जो है वहाँ से चला आता है घर, लेकिन घर पर आके क्या बताएगा कि हमें काम से निकाल दिया है या हमें काम नहीं मिल रहा है। वह सीधे बोलेगा कि हमें घर देखने का मन कर रहा था। बहुत सारे रीज़न हो जाता है। घूमने का मन था। मतलब ऐसा स्थिति रहता है। अभी का बहुत बुरा स्थिति है। यहाँ पे हमें सरकार जो बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिहार सरकार भी सोया हुआ है। आकांक्षा की तरह बहुत सारे लोग इस कारखाने में व अन्य जगहों पर है जिन्हें वर्ष भर काम नहीं मिलता। ये अनियमित रूप से काम में लगे होते हैं। इन्हें बचे हुए समय में दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। ऐसे लोगों की नौकरियां अस्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं। प्राइवेट नौकरी में तो यही है। आप आपके साथ यदि गलत कर रहा है, आप कंप्लेन कीजिएगा तो आपको निकाल देगा, पैसा नहीं देगा, मारेगा, पीटेगा, गाली गलौज करेगा, मतलब बहुत सारी बातें हो जाता है। उसे अनियमित रूप से मान लीजिए 5 घंटा का बताए थे कि 5 घंटा का आपको यदि समय ले रहा है, तो 5 घंटे का समय में आपसे 8 से 10 घंटे का समय वर्क करवा लेगा, 1 मिनट नहीं फ्री रहने दिया जाएगा, है ना? तो प्राइवेट में यही होता है। लेकिन प्राइवेट उन लोगों का जो मान लीजिए ये तरह से, मतलब एक तरह से समझिए ये गलत ही है ना। जो गलत करेगा तो जैसा कर्म वैसा भुगतना ही पड़ेगा, आज नहीं कल। खैर आजकल ये लोग सब नहीं समझते हैं। बात करते हैं यहाँ दफ्तर की, बात कर लेते हैं ऑफिस वाला। एक मैटर है यहाँ पे, जैसे दफ्तर में जैसे ऑफिस वर्क की बात करें, जो है वही लड़की की मामी जो बैंक में रहती है, और वह बैंक जाती है घूमने के लिए, तो मतलब जो मामी है उसका शाखा प्रबंधक प्रबंधक मतलब बैंक मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है। तो वहाँ वह जाती है वहाँ घूमने के लिए, तो वहाँ देखती है कि सभी लोग अपना काम में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ जो है इसको जो है 6 ही दिन काम यहाँ करना पड़ता है, एक दिन छुट्टी इस जो मिल जाता है संडे को। और ये भी नहीं, अभी तो बैंक में तो जो स्टार्टिंग शायद फर्स्ट वीक है, सॉरी सैटरडे है, और लास्ट का सैटरडे नहीं, सॉरी मतलब महीने का सेकेंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे को जो है अब बैंक में भी छुट्टी दिया जाता है, संडे छोड़कर। फेस्टिवल जो भी ओकेजन होता है उसको छोड़कर जो आप छुट्टी मिलता है। ये बैंक की स्थिति है। तो ये सब बात यहाँ पर देख सकते हैं, उसके मामी के जो है ये जहाँ काम करती है मामी, जहाँ जो बैंक का मैनेजर है, शाखा प्रबंधक है, यहाँ पर फोटो देख सकते हैं आप। वह जो है वहाँ प्रतिदिन जो 9:30 बजे से काम
स्टार्ट हो जाता है, 5:30 बजे तक वह वापस आ जाती है। कभी कभी वह अपना काम घर पर भी निपटाती है। वह एक अस्थायी कर्मचारी, मतलब ये अस्थायी परमानेंट, जहाँ अस्थायी हो तो वहाँ वृद्धा पेंशन की जो संभावना रहती है, वहाँ पेंशन मिलता ही है। उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा काम कीजिए, आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। जॉब में जाने की संभावना नहीं रहती है। बहुत सारी बातें हैं। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे होते हैं। फायदा नंबर 1 जो है, बुढ़ापे के लिए बचत है। उसके वेतन का एक हिस्सा भविष्य की निधि में जमा हो जाता है, मतलब जो है वही पेंशन के तौर पर आप समझ सकते हैं। इसके जो बचत का ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर, मतलब सेवानिवृत्त मतलब जब वह नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद ये पैसा मिल जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी नियमित पेंशन सरकार देती है। अवकाश की बात करें, छुट्टी मिलता है, लेकिन प्राइवेट नौकरी जो नौकरी करते हैं वहाँ उसको छुट्टी होने नहीं है के बराबर, कम संभावना रहता है। बहुत अच्छा अच्छा ऑफिस रहता है या फैक्ट्री रहता है, वहाँ सप्ताह में 1 दिन छुट्टी देता है, लेकिन छुट्टी नहीं मिलता है। अवकाश की बात करें, लेकिन वही स्थायी नौकरी वाले को छुट्टी भी मिलता है। रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलता है। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं, मतलब स्पेशल जो एनुअल हॉलीडे भी होता है। पर्व त्योहार पर छुट्टी तो मिलता ही, रविवार को छुट्टी मिलता है। तो ये सभी अस्थायी नौकरी वाले को जो है सुविधा। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं की बात करें, उसको परिवार फैमिली मेंबर में किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो उसे चिकित्सक के रूप में सुविधा मतलब मिल जाता है। आप सब पूरे परिवार के मेंबर, जो उसके परिवार के मेंबर कहीं भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसका पैसा जो है ये जहाँ पर जॉब करता है, जैसे बैंक है, तो ये बैंक वाले जो सरकारी है तो वह सरकार भरेंगे। सरकार एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों की इलाज का खर्च उठाती है। इस तरह के कई कर्मचारी जो किसी कंपनी में या किसी सरकारी कार्यालय में काम करते हैं, जैसे सचिवालय, ये सब अस्थायी नौकरी वाला है। शिक्षा विभाग हो गया, दूरसंचार विभाग हो गया, भारत सरकार या राज्य के सरकार के उपक्रमों में काम करने वाले जो कर्मचारी, इन लोगों को अस्थायी कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। यहाँ उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। उनका विभाग का जो विभाग एवं कार्य तय करता है कि आपको कौन सा कार्य करना है। जो विभाग में जाएगा वैसा कार्य मिलेगा। उनको समय पर वेतन मिल जाता है। लेकिन प्राइवेट नौकरी वाले को कोई भरोसा नहीं रहता है कि उसको वेतन कब मिलेगा नहीं मिलेगा। काम नहीं होने पर भी उन्हें अनियमित रूप से मतलब अनियमित मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। ये स्थायी नौकरी का फायदा होता है। हम मामे के साथ उनके घर उन उनकी कार में बैठ गए। कार घर की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में मामी ने बताया कि हमें नई काम करने वाली नौकरानियां मिल गई है। हमें सहकर्मी की यहाँ भी वह काम करती है। उस उसका नाम सरला है। मतलब जो है, जो बैंक मैनेजर जो मामी है, उसके मामी यहाँ एक नौकरानी भी काम करने के लिए जाती है, उसका नाम क्या है? सरला। सरला की तरह यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो घरों में अपनी सेवा देते हैं। ये दूसरे के घर जाकर बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आदि का काम वह करती है। इन्हीं में से कुछ बच्चों को स्कूल जाने ले जाने या बस स्टैंड तक छोड़ने का कार्य करते। देखिए शहर में है तो वो अपना काम करेगी नहीं। वो सोचेगी कि हम दूसरे जो हम घर पर जितना समय काम करेंगे उतना समय में हम बाहर में कहीं काम कर लेंगे, अच्छा खासा रुपया मिल जाएगा। लेकिन वह जो घर में काम करने वाली महिला है उसको मुश्किल से कितना देगा? 2,000 5,000, इससे ज्यादा नहीं देता है, हम जहां तक देखे हैं। तो यही बात है। और वह मान लीजिए इसको घर करने में मान जो पढ़े लिखे या शहर में जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं या महिला ही की बात करें, वह कहीं 5 घंटा घर में उसको कार्य करने में लगता है, वही 5 घंटा दूसरे वहाँ शहर में कोई अदर ऑफिस वर्क वह करेगी तो उसको 5 घंटा में कितना भी तो 10 से 12 हजार 15 हजार रुपया तो कम से कम तो मिल ही जाएगा। कम से कम मिनिमम सैलरी की बात की है। इसी में से वो 5 हजार यहाँ खर्च कर देगी, 2 हजार खर्च कर देगी, तो एक तो यहाँ भी काम हो गया, एक्स्ट्रा इनकम यहाँ भी बचत हो गया। तो ये सब वह दिमाग लगाती है। और साथ ही साथ यहाँ तक अपने बच्चों को भी जो वह सही से परवरिश नहीं कर पाती है, वह किसी दूसरे के हवाले छोड़ देती है काम करने, जो है देखभाल करना, बच्चे के साथ खेलना। ऐसे में बच्चा भी नालायक हो जाता है। तो ये सब कुछ शहर की बातें हैं। इन्हीं में से कुछ बच्चों को स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड तक छोड़ने तथा लाने का काम करती हैं। इन्हें इनके मालिक महीने में पैसे देते हैं। विशेष परिस्थिति जैसे खुद बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर या शादी विवाह पर्व त्योहारों का अवसर पर अतिरिक्त पैसा दे देते हैं, है ना। अब वह बढ़ा चढ़ा के मान लीजिए एक्स्ट्रा काम कर दिया तो 200 रुपया 100 रुपया दे दिए, या खाने का कुछ सामान दे दिए,
या कोई कपड़ा दे दिए फेस्टिवल, तो मैं फेस्टिवल में या ऐसे कोई कपड़ा दे दिए गिफ्ट के तौर पे, तो ये सब कुछ होता रहता है। साल में 1-2 बार इन्हें कपड़ा भी दिया जाता है। उसके बाद बात करें, कुछ ही देर में गाड़ी घर पहुंची, लेकिन आज बहुत मजा आया, वो लड़की बोल रही है। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी काम करते हैं, वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। इतना शहर में एक एक समय लोगों के लिए कीमती होता है। इतना इतना समझिए, हम एक बात बताते हैं, दिल्ली की बात बताते हैं। वहां गए, चंडीगढ़ की बात बताते हैं, वहाँ दोनों जगह की बात बताते हैं। तो वहां पर गए हैं, वहाँ मतलब जो है अपना ही कोई व्यक्ति रहता है, वहां पर गए मिलने के लिए, लेकिन वह जो है हमसे मिले, 1 मिनट उनके पास समय नहीं रहता है, इतना समझ लीजिए। वह सीधे बोले आपको जहाँ मतलब बता दिया, ये घर में ये है वो है, आपको जो यूज करना है यूज कर सकते हैं। आप बाहर जाइएगा तो लॉक करके चले जाइएगा, घूम कर चले आइएगा, मतलब घुमाने के लिए भी नहीं। उसको छुट्टी एक दिन बोले आप छुट्टी ले लीजिए, यदि बात करने का नहीं मौका मिल रहा है तो नहीं, छुट्टी ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, ऑफिस से निकालने तक की संभावना हो जाता है, ऐसा बात है। तो ये बात है। अब वह आएगा ड्यूटी पर से, थक के आता है, अब वह जा नहीं सकता है, तो ये बात हो जाता है शहर में। चलिए, ये क्लास का हम जो नोट्स है प्रोवाइड आपको कर देंगे, साथ ही जो भी एक्स्ट्रा इस चैप्टर से रिलेटेड रहेगा वह भी हम नोट्स में डाल देंगे। तो और बाकी जो भी चैप्टर पढ़ाए हुए हैं उसका नोट्स दिए हुए हैं, सबका जो प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, टेलीग्राम पर जा सकते हैं। टेलीग्राम का जो है मेरा आईडी जो वही सेम धीरज स्टडीज जो है, टिप करके टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, तो वहां पर आपको मिल जाएगा धीरज स्टडी ट्यूब। ये हमारा टेलीग्राम का जो है आईडी है, मतलब जो भी सोशल मीडिया का आईडी यही है। आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा हमें बताइए जरूर। धन्यवाद।